चैप्टर 51। जंगल के बीचों बीच एक आदमी को एक पेड़ से बड़ी बेरहमी से बांधकर रखा गया था। उसके शरीर से जगह जगह खून की बूंदें रस रही थी, जिससे इतना तो साफ पता चल रहा था कि उस आदमी को कितना टॉर्चर किया गया है। उस आदमी के अगल बगल काले कपड़े पहने लोगों की फ़ौज खड़ी थी, जिनके हाथों में हथियार थे, पर किसी के भी चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जैसे वो सब कोई इंसान ना होकर रोबोट हो। कुछ देर बाद वहाँ 10 काली गाड़ी आके रुकती है, जिनमें से भी और भी भयंकर दिखने वाले बॉडी बिल्डर अपने हाथों में हथियार लिए बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद बीच की रॉयल्स में अरी अपनी आंखों में आग लिए उतरता है, जिसे देख वहाँ के मौजूद सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठ उसे सलाम करते हैं। अरी अपनी हाथों में कतार लिए उस आदमी की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। वही वो आदमी अरी को देख उसे छोड़ देने के लिए और ज़्यादा मशक्क़त और चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते अरी उस आदमी के बेहद करीब पहुंच जाता है, उसे अपनी पेनी नज़रों से घूरने लगता है और अपनी सख्त आवाज़ में उसे मारने का ऑर्डर किसने दिया ये बोलता है। वह आदमी जो अरी की आंखों से ही डर गया था, उसकी आवाज़ सुन तो वो पूरा थर थर जाता है और वो हकलाते हुए मुझे नहीं पता, मुझे बस एक फ़ोन आया था और नायरू वर्मा की फ़ोटो और उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अभी उस आदमी ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि उसे एक असहनीय दर्द का एहसास होता है। अरी ने उसकी बात ख़त्म होने के साथ ही उसकी जीभ को उसके शरीर से अलग कर दिया। हिम्मत कैसे हुई मेरी जालिमा को मेरे ही सामने अपनी गंदी ज़ुबान से लान लेने की। अरी अपनी आग बरसाती नज़रों से उसे देख गुस्से में गुर्राते हुए कहता है और इसी के साथ उसके दोनों हाथों को भी उसके शरीर से अलग कर देता है। जिस हाथ से मेरी जालिमा को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की, उससे तो सज़ा मिलनी ही थी। ये सब कहते हुए अरी उस आदमी को किसी सनकी की तरह लग रहा था, जो बहसियत भरी आंखों से उसे देख रहा था। वही अरी अब अपनी कतार उसकी आंखों के बिल्कुल पास ले जाते हुए अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर और उन आँखों की इतनी ज़रूरत जिसने मेरी जालिमा को देखा, ये कहने के साथ ही वो कतार अरी उस आदमी की आंखों के अंदर घुसा देता है। वो आदमी अपने प्राण त्याग देता है। वही अरी अपने हाथों को साफ करते हुए पीछे खड़े राहुल और अंश से पता करो कौन मेरी जालिमा के जान के पीछे पड़ा है। बहुत दिन जी लिया उस शख्स ने, मेरी जालिमा को मारना तो दूर, ये सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी। 2 दिन बाद शीशे के सामने ब्लैक साड़ी में नायरू क्या कमाल की लग रही थी, ये तो कोई भी उसे देखकर बता सकता था। पर कुछ कमी थी, वो थी नायरू के चेहरे पर उसकी प्यारी सी मुस्कान, जो उसे सबसे हटकर बनाती थी। आज वही स्माइल उसके चेहरे से गायब थी। वो बेमन से पार्टी में जाने को तैयार तो हो गई, पर ये तो उसका दिल ही जानता है कि उसकी अभी क्या हालत हो रखी है। 2 दिन से नायरू की तबीयत खराब थी, जिस वजह से उसे ऑफिस से छुट्टी मिली हुई थी। आज भी अगर पीहू और साक्षी उसे अपनी कसम ने देती, तो वो पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। उसका तो हाल ऐसा हो गया था कि वो अपना दिल का हाल भी किसी से नहीं बता सकती थी। इन 2 दिनों में उसके चेहरे पर छाई उदासी की वजह से सबको उसकी ख़राब तबीयत लग रही थी। किसे पता था कि जल्दी सी लड़की जो दिन भर शैतानियाँ करती है, उसने किसी को अपने दिल में इस कदर बसा लिया है, जिससे ना तो वो निकाल पा रही है, ना ही उससे अपने हाले दिल बयां कर पा रही थी। खुद के अक्ष को देख नायरू की आंखों में आंसू की 2 बूंद निकल जाती है। तभी उसे नीचे से पीहू की चहकती आवाज़ आती है, जिसे सुन नायरू अपने आंसू जल्दी से पोंछ अपने चेहरे पर जूती मुस्कान लाती है, क्योंकि वो खुद दुखी रह सकती थी, पर उसे देख कोई और दुखी हो ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। ऐसे भी नायरू का मानना था खुशियाँ सब में बातों पर, दुख की एक ही स्याही किसी पर न पड़ने दो। नायरू अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए नीचे पीहू के पास आ जाती है, जो खुद ग्रे कलर की साड़ी में पताका कुरी लग रही थी। वो नायरू को नीचे आते देख होए होए, लगता है आज हॉस्पिटल वालों पर लक्ष्मी की बारिश होने वाली है। उसके बाद सुन नायरू की माँ जो उसके पास खड़ी हो उसी से बातें कर रही थी, वो भी बड़े उत्सुकता से। वो क्यों भला? अरे आंटी, अगर पार्टी में बॉम्ब गिरेगा तो लोग घायल तो होंगे ही, अगर घायल होंगे तो उन्हें हॉस्पिटल ही पहुंचाना पड़ेगा। तो हुई ना हॉस्पिटल वालों पर लक्ष्मी की बरसात। पीहू जो आंटी से बकबक कर रही थी, नायरू से पीछे आए एक टपली देते हुए, अच्छा बच्चू, और जो तू पटाखा लग रही है उसका क्या? अरे तो पटाखे से तो कम नुकसान होता है, पर बॉम्ब वो तो ना जाने किस नोक को अपनी चपेट में ले लेता है। पीहू अपनी आंखों को मटका के ये सारी बातें बोल रही थी, जैसे वो कितनी सीरियस बात बोल रही हो। वही उसके बोलने के ढंग को देख नायरू खिलखिलाकर हंस पड़ती है।
अरे तू हंस क्यों रही है? मायूसी हो, जितनी सीरियस बातें बता रही हूँ तुझे हंसी आ रही है। और आंटी आप क्या मुंह देख रही है? अरे ज़रा इसकी नज़र उतार दे, कहीं ऐसा ना हो पार्टी में कोई इसे अपनी नज़रों में कैद कर ले। फिर करते रहना बेटी की विदाई की तैयारी। नायरू पीहू की बात सुन उसे कच्चा चबा डालने वाली नज़रों से घूरती है, जैसे कह रही हो अगर तूने अब अपना मुंह बंद नहीं किया तो तेरी ही विदाई करवा दूंगी। नायरू की मम्मी पीहू की बात सुन और दोनों की हरकतें देख अपना पेट पकड़ के हंसने लगती है। अरे बस करो, हरकतें तो दोनों की बच्ची वाली है। और बात करती है विदाई की। और जाओ पार्टी में, वरना पता चला तू यही अपनी गोल गोल बातें करती रही हो, वो पार्टी भी ख़त्म हो गई। नायरू और पीहू बाहर थोड़ी दूर जा अपनी कैब का इंतज़ार करने लगती है जो उन्होंने बुक की थी, और दोनों ही अपनी में जुगलबंदी में लग रही थी। क्यों पीहू की बच्ची? बड़ा मस्ती सूझ रही थी मम्मी के सामने। अब क्या हो गया? और ये कैब आई क्यों नहीं अभी तक? कैब का तो दूर, कोई आसपास किसी और चीज़ का नामो निशान भी नहीं दिख रहा। चल थोड़ा आगे चलते हैं, शायद तब तक कैब भी मिल जाए। पीहू भी इसकी बात मान आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते ही दोनों को अपनी कैब आती हुई दिखती है, जिसे देख दोनों उसमें बैठ निकल पड़ती है। पार्टी में अरी अपना भावहीन चेहरा लिए बस एक जगह कह रहा था, वो जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। पर हाँ, कुछ देर में वो गेट की तरफ जरूर देख लेता था, शायद किसी के आने का इंतज़ार था उसे। वही उसके बगल में खड़ी निहारिका उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर अरी अपनी मुंडी बस हाँ या ना में हिला देता था। निहारिका को इतना तो पता चल गया था कि 2 दिन पहले नायरू को जो जान से मारने की साजिश की गई थी उसमें उसका हाथ है। ये अरी को अभी तक पता नहीं चला। एक बात वो साफ हो गई थी कि नायरू कोई आम लड़की तो थी नहीं, वो अरी की खास थी, क्योंकि जिस आदमी को उसने ये काम सौंपा था उस आदमी की डेड बॉडी की हालत देखकर ही बताया जा सकता था कि उसके लिए नायरू क्या मायने लगती है। और ये बात जब निहारिका को पता चली तो वो और भी ज़्यादा बौखला गई। उसे अब और ज़्यादा जल्दी थी नायरू को अपने रास्ते से हटाने की, पर अफसोस उसे नायरू की एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, यहाँ तक कि उसकी माइनर डिटेल्स भी नहीं। और क्योंकि नायरू 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ पा रही तो उसे कोई दूसरा मौका भी नहीं मिला। पर हाँ, इन 2 दिनों में उसने अरी के करीब होने का भरपूर कोशिश की। अभी सारे गेस्ट खुद में ही व्यस्त थे कि उन्हें एक तेज़ आवाज़ आती है कुछ टूटने की, जिसे सुन सबका चेहरा उस तरफ मुड़ जाता है जहाँ नायरू दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़े अपनी आंखें खस कर खींच कर खड़ी थी। जहाँ अरी का चेहरा अपनी जालिमा को देख खिला हुआ था, वही निहारिका का चेहरा गुस्सा और जलन से भरा हुआ था। अरे जो अपनी आंखों में ढेर सारा प्यारा सुकून लिए नायरू को एक तक देखे जा रहा था, वही अब उसकी आंखों में गुस्सा आ चुका था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही।